अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा नावल है। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चले जी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तन्हाइयाँ संवार दूँ। कमरे में दाल होते ही इसने बेयकीनी से चारों सिम्मा देखा। कमरा इसी हालत में था जैसा वो छोड़कर गया था। इसे तो अब याद ही भी ना था कि वापसी पर आखिरी बारी अब तरी कब देखी थी। इसे अब इस मंदिर की आदत नहीं रही थी, हालांकि फैलाता वो ही था। कुर्सी की पुष्ट पर लटका तौलिया, पलंग की बेतरतीब चादर, अलमारी के खुले पट, मेज़ के करीब रखे जूते और इन पर पड़ी कल की जराबें। अरसा हुआ इसका कमरा काम वाली मासी के रहमो करम पर नहीं था, बल्कि किसी की नज़र अनायत और मुशक्क़त का मुंह बोलता सबूत था। सिर्फ अनायत और मुशक्क़त। तो शिकवा भरी आंखों ने इसके करीब सरगोशी की। इन आंखों में लिखे इसी मेहनत मुशक्क़त के हम काफिया चार हरफी लफ्ज़ से तो वो भागता रहता था। भागते भागते बेतरतीब सांसों के बीच ही इस पर इंकशाफ हुआ था कि ये चार हरफी लफ्ज़ अब इसके लिए महज एक लफ्ज़ नहीं रहा। ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में दाल होकर अब यह दिल के पाताल तक पहुंच गया है। और ये इंकशाफ खिलाफ़े तवक्को से खुश और दुखी दोनों कर गया था। एक गहरी सांस खारिज करके इसने दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़कर पलंग की बेतरतीब चादर पर गिर गया। क्या ये इसकी नाराज़गी का इजहार था? इसे ख्याल आया, सॉरी यार। इसने आंखों पर हाथ रखते हुए तसव्वुर में इससे माफ़ी मांगी। ना जाने वो कब से इस कमरे में आ रही थी, लेकिन इसने गौर इस वक्त किया जब गिरदो गुबार से पाक में इस तरतीब से सजी किताबें, तौलिया, जूते, जराबें, हेयर ब्रश सब जगह पर मिलने लगे थे। ये सब काम वाली मासी के काम ना थे। ये चीज़ जहाँ इसे वहाँ से 1 इंच भी सरकाने का गुनाह किए बिना झाड़ू लगाकर फर्श पूंछ दिया करती थी। वो भी जानती थी ऊपर छत पर आकर इसने जांचना था या शिकायत करना थी। फिर इसके स्त्री शुदा कपड़े अलमारी में तरतीब से रखे मिलने लगे। पहले इसने सोचा दादी ने शायद इसके काम की जिम्मेदारी सिजरा को दे रखी है, लेकिन फिर जल्द ही देर रात वापसी पर इसे मेज़ पर हाट पाट में कभी बिरयानी मिलती तो कभी कौरमा माँ चमचा प्लेट और पानी की बोतल के। वरना घर में सब जानते थे वो अक्सर बाहर से ही खाना खाकर आता था। किसी दिन नहीं खाता तो खुद ही किचन में जाकर ले लेता था। इसकी सालगिरह पर जब वो इससे गुलाब जामुन से भरा प्याला मिला, इस दिन वो हकीकतन चौंका। ये कोई खास था जिसे इसकी पसंद का भी इलम था और इसके खास दोनों का भी। जल्द ही इन इल्तफात के साथ मुझसे नोट भी होता। कभी पड़ोस में किसी की मंगनी की खुशी में पुलाव मिलता तो कभी घर या पड़ोस में किसी की सालगिरह का। कभी इसके इम्तहान खत्म होने की खुशी में तो कभी इम्तहानों की तैयारी के लिए। नोट का सिलसिला भी यूं ही शुरू नहीं हुआ था। कमरे में दर आ रही तब्दीलियों के नतीजे में अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही हलचल और गर्मजोशी पर इसने जब आपने आस पास गौर करना शुरू किया और घर में आने वालों पर तवज्जो मरकूज़ की, तो वो दो मासूम शिकवा भरी आंखें इससे ज़्यादा दिन महफी न रह सकीं। जो हिमा वक्त इसके ताक़ुब में रहती थी, मज़ीद तवज्जो और मुशाहदे से कहीं और भी राज खुले। कमरे और ज़िंदगी में होने वाली तब्दीली में दालत से दिलो जहन के तेवर भी बदल रहे थे और इसे ये बात खुश करने के बजाय उदास कर गई थी कि वो इस जैसे खुश्क और बेजार बंदे से बेहतर के काबिल थी। वो जिसे मोहब्बत करना ही नहीं आता था, वो कैसे इसकी मोहब्बत से गुंजी लड़की के लायक हो सकता था। इस बात से बेखबर के वो इसके काबिल नहीं। ये फिक्र इसके जज्बात की तर्जुमानी कर रही है। वो पुरतफक्कर सा रात भर अपने कमरे के आगे खुली छत पर कुर्सी डाले बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। अगली रात जब वो वापस आया तो इसकी मेज़ के सामने वाली दीवार पर तनबीही पोस्टर लगा था, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था स्मोकिंग किल। साथ ही स्याह मार्कर से इजाफी गुस्से वाला इमोजी बनाया गया था। कोई और भी इसके हमरा शब बेदार था। ये हकीकत इसे और बेकरार कर गई। वो इसे बादर करना चाहता था, ये इसे रोक देना चाहता था। क्योंकि कुछ सोचकर इसने दराज से मारकर निकाला और पोस्टर पर ही लिखा, तू के वादी गुल रंग की शहजादी है, देख भी कार से इंसान के लिए वक्फ ना हो। तेरे ख्वाबों के जजीरों में बड़ी रौनक है, एक अनजान से तूफान के लिए वक्फ ना हो। अगली शाम वो पोस्टर दीवार से गायब था। वो कुछ अर्ज करता इससे पहले ही मेज़ पर रखी चिट नजर आ गई। मुझे डर है मेरे आंसू तेरी आंखों से न छलकें। ज़रा सोच कर समझ कर मुझे सोगवार करना। मेरे बदनसीब वाइस, तेरी ज़िंदगी ही क्या है, ना किसी से दिल लगाना, ना किसी से प्यार करना। बैग वक्त इसका यकीन और तन वो बुरी तरह झंझला गया था, लेकिन इसने अपनी रवश न बदली। इस नज़र से झलकते धनक रंग जज्बों में सबसे नुमाया रंग शिकायती था। फिर रफ्ता रफ्ता वो इस आंख में चुल को एंजॉय करने लगा, लेकिन फिर भी सब जानते हुए अनजान बना रहा। आज इसका फाइनल पेपर था। इसे उम्मीद थी आज भी कुछ खास इसकी मेज़ पर इसका इंतजार कर रहा होगा, एक मुत्तसिर से पैगाम के साथ। और अब हलाफे तक को कमरे का ये हाल देखकर इसे एहसास हुआ कि इसने किसी के सब्र हरी हदों तक आजमा लिया है। इसके बावजूद वो इसके मुकाबले जाने को तैयार ना था। इसके अपने मीठे से एहसास पर यह ख्याल हावी था कि वो अपने जैसा रूखा फीका बंदा डिजर्व नहीं करती है। भूख लगी थी, लेकिन वो नीचे जाने के बजाय पलंग पर पड़ा रहा। सोचते ही सोचते बालाहार इसकी आंख लग गई। तैमूर वालदा की तैमूर वालदा की वफ़ात के वक्त 5 बरस का था। दादी और ख़ानदान वालों ने दूसरी शादी करवाना चाहिए, लेकिन मंसूर अहमद ने सख्ती से इनकार कर दिया।
यूँ दादी यहीं इनके साथ रहने लगीं। बीवी की जुदाई से नबरद आज़मा मंसूर अहमद ने खुद को मसरूफ़ तर्क कर लिया और ऑफिस के बाद किसी फलाही अदारे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाने लगे। वो घर इस वक्त आते जब तैमूर सो चुका होता। माँ की मुस्तकिल गैर मौजूदगी, बाप की अदम दस्तयाबी के बीच दादी के ज़ेरे साया तैमूर खामोश और तनहा होता गया। स्कूल में भी वो उन तक महदूद रहने वाला लायक बच्चा था। दादी बेटे का घर और पोता संभालने में बेहद हाल रहती। सारी दुनिया में वो ही थी जो इसे पास बुलाती, करीब बिठाकर प्यार करती, गले लगाती, चूमती। लेकिन बढ़ती उम्र, बढ़ते वजन और कमज़ोर होते कवि के साथ बढ़ती थकान और कमज़ोरी ने मोहब्बत के इजहार भी कम से कम करते हुए ख़त्म कर दिए। और फिर तैमूर बहुत समझदार बचा है, कह कह और मानकर बहुत कुछ इससे छीन लिया गया था। किसी को ख्याल ना आया कि कितना भी समझदार सही है तो बच्चा ही। कुछ साल बाद ज़िंदगी की यकसानी और तन्हाई से घबरा के मंसूर अहमद दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गए। दादी तो दिन रात यही दुआ मांगती थी, बस बहुत। फिर जल्द ही तैमूर की 11वीं सालगिरह के चंद दिन बाद फरहाना ब्याह कर इस घर में आ गई। वो फितरतन नेक और पुरखलूस औरत थी। उन्होंने तैमूर के करीब आने की कोशिश की, मगर वो मज़ीद खुद में सिमट गया। मंसूर अहमद की पेशकदमी पर भी वो जवाबन किसी जन्मजोशी का मुजाहरा न कर सका। उन्होंने भी ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया। इसे बाप से भी तेरी मोहब्बत थी, जिसके जवाब में इसे बेतवजही तवज्जो और सदमहरी मिली थी। इसने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी थी, इसके बाद अब इसे जज्बाती वाबस्तगी और अपनायत का इजहार कुफ़त में मुब्तला करता था। कुदरत ने इसे ममता से महरूम किया था। बाप ने खुद इसे अपनी मोहब्बत से महरूम कर दिया और बाकी सारी महरूमियाँ तैमूर ने खुद अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली थी। इसके ना दोस्त थे ना कोई शौक़। वो ज़हीन था और इसने खुद को किताबों में ही गुम कर रखा था। 2 साल बाद घर में आदल और इसके 2 साल भाई दूना का इजाफा हो गया। इसी साल इसकी इकलौती फूफो अपनी बेटी के दादी के पास छोड़ गई। वो मुश्तरका ख़ानदान का हिस्सा थी और इनके यहाँ औलाद सिर्फ बेटों को समझा जाता था। फूफा का ख्याल था इसे अपनी नानी के बाद बेहतर परवरिश और माहौल मिलेगा। तैमूर की ज़िंदगी में ज़रा सी तब्दीली इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद आई। वो ज़हीन और खूबसूरत था, ना दोस्त है ना दीगर दिलचस्पियाँ, इसलिए जल्द ही मगरूर मशहूर हो गया। और फिर कोई इस मगरूर के पास ना फटका। वह सफ़वान था जो मुसलसल इसके आगे पीछे फिरता रहा। 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद वो इसका खोल तोड़ पाया था। अब वो इसका इकलौता जिगरी यार था। कॉलेज के बाद ज़्यादा वक्त वो सफ़वान के साथ गुजारता। वो घर बस सोने के लिए आता था। क्योंकि लाइफ वाइक बचा था, तालीमी रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए घर में भी किसी ने इसके तर्ज ज़िंदगी पर कोई सवाल नहीं उठाया था। छुट्टियों में वो कोई कम पार्ट टाइम जॉब करता या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता। यूँ घर से बिल्कुल ही बेताल्लुक होता गया। जब इसने छत पर बने नए कमरे में मुंतकिल होने की बात की तो दादी ने जवाब दिया था कि वो तो मेहमानों के लिए बनाया है। तब सिदरा ने कहा था, नानी ये हमारे घर के मुस्तकिल मेहमान हैं, इन्हें ही ऊपर जाने दे। और ऊपर आकर वो मजीद सबसे अलग थलग हो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने फ़ोन उठाकर वक्त देखा। फजर ख़त्म होने में कुछ वक्त बाकी था। इसने उठकर नमाज़ पढ़ी और फिर कमरा ठीक करने लगा। काम करते हुए इसे एहसास हुआ कि शदीद भूख लगी है। कुछ देर कमरे में बैठा रहा, फिर बाहर निकला। बगल वाली 3 मंजिला इमारत की वजह से छत के इस हिस्से में छाँव ही रहती थी। वहीं 2 कुर्सियाँ रखी थी। वो एक कुर्सी पर टिक गया। नीचे खामोशी थी, मगर वो जानता था ज़रा देर में वहाँ हंगामे जाग जाएंगे। दादी का तहन में था, बावर्ची खाना भी अभी कमरों से अलग थलग बरामदे में था। दादी, फरहाना और सिदरा के अलावा सिदरा की 4 अदद सहेलियाँ भी वहीं कुछ देर वहाँ पहुँचने वाली थी। वो अपने घरों में से ज़्यादा यहाँ पाई जाती थी। मोहल्ले में सबके इल्म में था कि घर में कोई खतरा नहीं है। इकलौता जवान लड़का ऊपर होता है या सिरे से घर में होता ही नहीं। फिर फरहाना पकाने में मुश्ताक थी और दादी सिलाई कढ़ाई में। मंसूर अहमद के पास किताबें बहुत ही नहीं, सब वजूहात की बिना पर वो लड़कियां अपने घर से ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारती थी। छुट्टी के दिन दूना और आदिल भी वहीं साइकिल या खिलौने के लिए मौजूद होते। ये सारी खबर इसलिए थी कि अब वहाँ को भी कभार इसकी मौजूदगी में नीचे जाने लगा था। इसकी कशिश इसे खींचती और अपनी कम मायगे से तो दूर जाने पर मजबूर करती। इस पल एंड पुश में इसने इतने दिन गुजार दिए कि लेकिन फैसला नहीं कर पाया था कि इसका सामना करें या यूं ही अनजान बना रहे। खाली सहन को देखते हुए वो रात वाले वाक़यों की वजह सोच रहा था। कहीं वो बीमार तो नहीं। नहीं, कल सुबह ही तो देखा था, हो सकता है दोपहर या शाम में तबीयत खराब हुई हो। बीमार हो तो वो सबसे बीमार वो तो इससे पहले भी रही, लेकिन तब तो कमरे का हाल ऐसा नहीं था। वो तब भी आई थी, फिर अब क्या हुआ? वो नाराज़ है, हाँ वो गुस्सा है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों? अच्छा तुम जैसे तुम जानते नहीं। दिल की आवाज़ पर इसने पहलू बदला। कल तो तुमने तसव्वुर में ही से सॉरी भी कर ली थी। हाँ इसके अलावा और मैं क्या कर भी क्या सकता हूँ? क्या सच में तुम कुछ नहीं कर सकते? इसे इस बात का गुस्सा है कि तुम सब जानते हुए भी खामोश हो। वो कहाँ तक तुम्हारे पीछे आए? तुम पलट कर इसे देख तो लो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़हन और दिल में बहस में दुब की आवाज़ महल हुई। बाजू वाली छत से ज़रा की सहेली हानिया इस तरफ कूदी थी। इस तरफ आकर इसने हाथ झाड़कर छतों के दरमियान बनी कदरे ऊंची मुश्तरका दीवार पर हाथ पाट उठाया, जो तैमूर कई बार अपनी मेज़ पर देख चुका था। तैमूर की गैर मौजूदगी का यकीन होने पर वो ये शॉर्टकट इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज गलती हो गई थी। शहर में उतरने वाली सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले इसने यूं ही गर्दन घुमाई। तैमूर इसे ही देख रहा था। वो पहले ही गड़बड़ाई, जैसे कोई मफूकुल फितरत से देख ली हो। फिर होश में आई और सीढ़ियाँ फलांग गई। जाने वो कितनी देर वहाँ यूं ही बैठा रहा। फिर उठकर कमरे में आ गया। नहा कर निकला और कमरे का दरवाज़ा खोला तो नीचे से आवाज़ें आने लगी। कुछ सोचकर वो भी नीचे चला आया। बावर्ची खाने के दरवाजे के बाहर बैठी सिदरा की सहेली नंबर 2 और 3 से दब और ज़ारा बैठी थी। वो कपड़े में रंग लगाए दादी से नया
सबक लेकर अब प्रैक्टिस कर रही थी। इतनी सुबह-सुबह ये काम इन्हें देखकर इसने दिल में सोचा, आज तुम जल्दी उठ गए। इसके सलाम का जवाब देकर दादी ने कहा, जी, जी, वो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले जूना इसकी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई बाहर आई। भाई, आज मुझे वाटर कलर का न्यू बॉक्स ला देंगे प्लीज़। इसने मुस्कुराकर सारा हिलाया। इसके सख्त रवैये के बावजूद वो जितनी देर इनके सामने रहता, आदर और दोना की इसके आगे-पीछे फिरते रहते। कुछ दिनों से वो फ़ोन करके फरमाइशें भी करने लगे थे। थैंक यू। चूँकि छुट्टी का दिन, टीवी देखने पर वक़्त की पाबंदी नहीं थी, तो वो अपनी बात कहकर वापस अंदर चली गई। तभी फरहाना इन दोनों को चाय दे गई। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही इसने बड़ी गर्मजोशी से लंबा सा सलाम किया, लेकिन दादी के करीब तैमूर को देखकर ठिठक गई। है सिदरा की सहेली नंबर 4 नवेरा उर्फ वीरा थी। दादी की ने जवाब दिया। तभी सिदरा बावर्ची खाने से बाहर एक किताब लाई हो या फिर भूल गई लाई हूँ। इसने करीब जाकर कतील शवाई का मजमुआ कलाम से थमाया। मामू 2 बार पूछ चुके हैं मुझसे। सिदरा किताब लेकर अंदर चली गई। वो ज़ारा सदफ के करीब बैठ गई। आपकी तबीयत ठीक है? तैमूर ने चाय का घूंट लेकर पूछा। जवाब दादी ने अपने घुटनों के दर्द से शुरू किया। फिर फरहाना के छोटे भाई की शादी, आदल की खांसी, मंसूर अहमद का ब्लड प्रेशर और जोना की शरारतों से होता हर में सिदरा के फिर एक पेपर में फेल हो जाने पर खत्म हुआ। आज तुम जल्दी उठ गए, हालिका आप लेने आई। फरहाना ने भी वही सवाल किया। असल में मुझे भूख लगी है, रात भी खाना नहीं खाया था, इसे कहना ही पड़ा। अरे बेटा, तो पहले ही बताना था ना। सिदरा दादी ने आवाज़ लगाई। मुझे कहीं दादी क्या काम है? बावर्ची खाने से हानियाँ बरामद हुई। नहीं, मैं बनाती हूँ। फरहाना ने ट्रे उठाते हुए कहा। तभी आदल ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। अम्मी, आपको वो बुला रहे हैं। तैमूर को देखकर वो भी सहन में चिल्लाया। तुम मंसूर को देखो, ये बच्चियाँ बना देंगी। सिदरा को भेज दो अंदर से। कहाँ रह गई? दादी ने कहा। फरहाना ने ट्रे हानिया को थमाते हुए कुछ हदायत दी और अंदर चली गई। हानिया के साथ ही ज़ारा, सदफ और वीरा भी बच्ची खाने में चली गई। ज़रा देर बाद सिदरा भी में शामिल हो गई। इसने दादी के करीब रखा और 2 अखबार उठा लिया। बाजार वो अखबार में गुम था, लेकिन इसका सारा ध्यान बावर्ची खाने में मसरूफ नाराज़ सी आंखों वाली लड़की की तरफ था। तेरी दादी वापस आई ज़ारा? इसे मशगूल पाकर दादी ने ऊंची आवाज़ में पूछा। अभी नहीं नानी, अगले हफ्ते आएंगी। इसने दरवाजे में आकर जवाब दिया। सिदरा की सहेलियाँ इसकी तरह नानी, मामू और मुमानी बुलाती थी। अच्छा, यानी वीरा की मंगनी में नहीं रहेंगे? अभी कहाँ हो रही है वीरा की मंगनी? कल ही तो इसकी माँ आई थी, तो कह रही थी उन्होंने सारी जांच पड़ताल कर ली है। अच्छा खानदान है। नज़दीक के कोई तरी मंगनी पर रख लेंगे, इसी हफ्ते का कह रहे थे। वीरा ने इनकार कर दिया है। ताई हानिया ने दरवाजे जानकर इतला दी और गायब हो गई हैं। क्यों? ये आजकल की लड़कियां भी। दादी ने तासुब से सर हिलाया। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। कुछ बात वक्त बाद सिदरा ने ट्रे लाकर इसके सामने रखी। इसके पीछे वो सब भी बाहर आ गई थी। हानिया के आलू के पराठे बनाकर रख देने थे। दादी ने कहा, जी रखे हैं नानी। तैमूर ने ट्रे में देखा। रात का कीमा, रोटी, आलू का पराठा, ऑमलेट, छोटे से थर्मास में चाय, खाली कप और पानी की बोतल। थैंक्स। वो ट्रे उठाकर खड़ा हो गया। सिदरा ने सारे हिलाने पर इत्तेफाक किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए तैमूर ने इस नाराज चेहरे को देखा था। पहले नवाले के लिए रोटी तोड़ते हुए इसे रोटी के नीचे रेपर के साथ दो छोटी कैंडीज नजर आई। भूख इतनी लगी थी कि इसने कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन आमलेट का पहला नवाला मुंह में रखते ही इसे वहां इनकी मौजूदगी की वजह समझ में आ गई। इसने पानी की आधी आधी बोतल खाली कर दी। फिर भी मिर्चों ने जो आग लगाई थी वो कम ना हुई थी, तो इसने कैंडी मुंह में डालकर चिबा डाली। मिर्चों जैसा ही तेज गुस्सा है, इसने सूसू करते हुए सोचा। डरते डरते कीमा और आलू का पराठा चखा, वो ठीक ठाक थे। आमलेट एक तरफ रख कर इसने कीमा और पराठा खाया। जब इसने सफ़ान को सारा माजरा सुनाया, तो पहले तो इसने इतने दिनों तक ये सब छुपाए रखने पर इसकी सरजश की। फिर इसे शानों से थाम कर बड़े प्यार से देखा। भाई, मेरे ही से हिदमतें करवा रहे हो, नाज उठवा रहे हो और ज़ुबान पर कुफर लगा रखा है। प्लेट पलट कर शुक्रिया तक नहीं कहा। फिर भी इसने सिर्फ काम से हाथ खींचा और मिर्चें खिलाई। हाँ, मैं होता तो तुम क्यों होने लगे? तैमूर ने इसका हाथ झटक कर इससे दूर किया। मिसाल है मिसाल, पूरी सुन लो। मैं होता तो खींच के दूर रख भी देता, 2 रख भी देता। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, बहुत दिल नरम दिल है। हाँ, वो तो ज़ाहिर है तुम्हारे जैसे पत्थर से जो टकरा रही है। तैमूर खामोश रहा। इज़हार मोहब्बत ना करो, लेकिन शुक्रिया तो करो इससे। सफ़वान की बात पर इसने फ़ौरन कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझसे चाहे जितने झूठ कह लो, बहाने गढ़ लो, लेकिन खुद से इकरार कर लो, तभी इससे कहोगे। वो फिर इनकार करना चाहता था, लेकिन लब खींच लिए। रात घर पहुंचा तो कमरा भी वैसा था जैसा वो छोड़कर गया था। इसका दिल उदास हो गया। वो आज भी इसके कमरे में नहीं आई थी। ये मामूली बात ना थी। पिछले कई महीनों से कमरे की सजी संवरी शक्ल इसके साथ, ये नया एहसास इसे अच्छा लगता था कि कोई इसके कमरे में मौजूद होता है, और यह एहसास इसकी तन्हाई जाहिर कर देता है। 2 दिन से वो कमरे में नहीं आई तो कमरे की फिजा में इसकी सांसों की हिद्दत मालूम हो गई थी। हवा में तैरना, अपनायत का लम्स कहीं गुम था। इस कमी के साथ इसे अकेलेपन का नाग फिर फरपन फैलाता महसूस हुआ। इसके अंदर उतरती उदासी ने इससे पल भर में वो फैसला करवा लिया जो सफ़वान ना ही करवा पाया था। अगले दिन वो दोपहर में ही घर आ गया। सेन हाल ही था। दादी से मिलने इनके कमरे में जाना ज़रूरी था। वो झिझकते हुए हाल में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से आती सिदरा से टकरा गया। सॉरी, आप तो हैं ही आंखों वाले अंधे। वो अपनी परेशानी सुलाते हुए बड़बड़ाई। इसने भी दिल में तायद की। दादी कहाँ है? वो जाने लगी तो तम्मू ने पूछा। अपने कमरे में। इसने इनके कमरे की सीमत इशारा किया। दादी के कमरे में दाखिल होते हुए इसने सहन में हानिया के सलाम की आवाज़ सुनी थी। दादी के कमरे में हस्बे उम्मीद, ज़ारा और नवेरा मौजूद थी। दादी फ़ोन पर बात कर रही थी। वो इनकी बात खत्म होने के इंतजार में खड़ा रहा। इनकी बात जल्द खत्म होने के सार न आते वो
बेराम हो रहा था। ज़ारा फर्श पर कपड़ा फैलाए कुछ डिज़ाइन ट्रेस कर रही थी और नवेरा बड़े गौर से दादी की बात सुन रही थी। दादी ने फ़ोन कान से हटाकर नवेरा को थमाया। सिदरा को दे दो, इसकी माँ को बात करनी है। नवेरा फ़ोन कर गले। दरवाजे की हिम्मत बढ़ गई। दादी सफ़वान और मैं 10 दिन के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं। इसने बिना किसी तमीद के अपना मंसूबा बयान किया। बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। क्या हुआ वीरा? दादी ने आवाज़ लगाई। कुछ नहीं नानी, फ़ोन गिराया और सब ठीक है। वहीं से जवाब देकर वो चली गई। कब जा रहे हो? इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अभी कुछ देर में निकलूंगा, कल तक जाते हैं, कुछ मेहमान आ रहे हैं। रात के टिकट्स हैं दादी, ठीक है, ख्याल रखना अपना। दादी के पास ज़रा देर रुककर वो कमरे में आया और अपना बैग लेकर चला गया। तैमूर ने दरवाजे को अलगे से धक्का दिया। हंसते तवक्का दरवाज़ा खुला था और अंदर दाखिल हुआ। आवाज़ सुनकर कलम इसके हाथ से छूटा और किसी की कुर्सी कसका कर खड़ी हो गई, लेकिन रुख नहीं मोड़ा। तैमूर ने इसकी बुश को देखते हुए सलाम किया और आगे आया। वो इसके पीछे पहुंच कर रुका। तब इसने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। तैमूर कदम बढ़ाकर इस तरह इसके करीब हुआ। दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन वो हर जगह उंगलियां मरोड़ रही थी। तुम कुछ लिख रही थी, क्यों रुक क्यों गई हो? अभी इसकी ज़रूरत नहीं। इसने हमको लंबा खींचा। डायरेक्ट मुझसे कह सकती हो। इसने सर उठाकर इन्हीं शौकी नजरों से देखा जिन्होंने इसे कहीं का ना रखा था। तुम्हें कुछ अंदाजा है इन आंखों ने मुझे किस कदर तंग किया है? आपसे ज्यादा नहीं किया होगा। तो चलो तंग करने का सिलसिला बंद करते हैं और एक दूसरे से वो सब कह देते हैं जो मुझे कुछ नहीं कहना। वो ही रूठा अंदाज जो इसके चेहरे और आंखों में ठहरा रहता था। हाँ, तुम्हारा दिल इस वक्त मुझसे लड़ने का है, बल्कि तुम इस वक्त मुझसे दो दो हाथ करने का सोच रही हो। वो हलाफे तबाह शो हुआ, मगर वो चुप रही। मुझे नहीं अंदाजा था तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि भूखा सुलाने के बाद मिर्चों वाला नाश्ता भी दोगी। और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप जो लफ्ज़ ज़बान पर मचल रहा था वो कहना नहीं चाहती थी, और वो दूसरा मुतबादल सूझ नहीं रहा था। बेहिस हूँ, तंग-दिल हूँ। तैमूर ने इसका जुमला मुकम्मल किया। नहीं, बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़। तैमूर की आंखें हैरत से फैल गईं। पूरे 5 माह 10 दिन हो गए हैं जब मैंने पहली बार इस कमरे में कदम रखा, और मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद ही आप जान गए थे कि मैं हूँ। सब जानते हैं, जानते हुए भी चुप रहना बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? वो तैमूर की आंखों में देखकर कह रही थी। वो इससे सद मुत्तफ़िक था। तो ये बेवकूफ़ बंदा आज एतराफ़ करता है। इतने सारे बहादुराना इक़दाम के बाद अब ये सुनकर इसकी पलकें लरज़ने लगीं। मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत के आगे कब का घुटने टेक चुका है। अब ये सर झुकाए मुंतज़िर है कि सिदरा यूँ तंग किए जाने की सज़ा क्या सुनाती है। इसकी ज़ुबान से तुम्हारी मोहब्बत सुनते ही इसकी आंखें भर आई थी। इसने खुद को रोने से बात रखने के लिए मुँह पर हाथ रखा, लेकिन फिर भी गाल नम होने लगी। मैंने कई मुमकिन अमल सोचे, लेकिन ये नहीं सोचा था। तैमूर इस दिल फरेब मंजर को देखकर गोया हुआ। इसने संभल कर गाल खुश्क किए और मुस्कुराई। और मैंने हुआ, मैं भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह कह सकते हैं। इसकी शाकी आंखें इस वक्त चमक रही थी। सोचा तो मैंने भी नहीं था। वो बालों पर हाथ फेरते हुए मनमनाया और सिदरा हंसने लगी। वैसे तुम क्या लिख रही थी? तैमूर ने मेज पर रखे राइटिंग पैड को देखा जो खाली था। सिदरा ने इसकी किताबों के साथ रखी पुरानी डायरी उठाई। मैं आज ये आखिरी कोशिश करने आई थी। तैमूर को कुछ याद आया। ऊपर शिफ्ट होते वक्त आप ये नीचे कमरे में भूल गए थे। स्कूल के ज़माने में वो कभी-कभी इसमें लिखता था, लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा दिन ना चल सका था। हमारे हालात एक से हैं। हमें अपनों ने खुद से दूर कर दिया। रिश्तों के होते हुए हम ताल्लुक़ की मेहरबानी और शान से महरूम थे। सगे रिश्तों की बेगांगी और बेरूही हम दोनों के हिस्से में आई थी। आपने अपने गिर्द फसीलें खड़ी कर लीं, बिल्कुल तनहा हो गए। आपको मोहब्बत नहीं मिली तो आपने खुद को मोहब्बत देने से भी बरी-उज़्ज़ुमा कर लिया, और मुझे अपनों की बेरूही, बेगांगी और खुदगर्ज़ी ने मोहब्बत और रिश्तों का कदरदान बना दिया। ज़रा सा हुल्लूस और इत्मीनान को भी अब मेरे लिए अहम बना दिया। थोड़ी सी भी तवज्जो और मोहब्बत मिली तो मैंने बहुत जतन किया कि वो मुझसे छिन ना जाए। नानी और मोमानी की शफ़क़त में ममता ढूंढ ली। मामू को इनायत को बहुत जाना। जूना और आदिल को बिल्कुल बड़ी बहनों वाला प्यार दिया। वो सांस लेने रुकी और वो दम साधे सुन रहा था। मुझे मोहब्बत ना मिली तो मुझे दूसरों में मोहब्बत बांटने की अहमियत समझ में आई। मैंने इसे आदत बना लिया, और इसी आदत ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे चारों तरफ मोहब्बतें फैला दी। इस डायरी में चंद सफ़े ही लिखे थे, वो भी बरसों पहले, लेकिन ये पढ़कर मुझे इस बच्चे की महरूमी और इंतहाई तन्हाई ने बड़ा बेचैन किया। इसका दर्द मुझे मानूस लगा, और इस बच्चे से हमदर्दी जाने कब तैमूर अहमद से मोहब्बत में डल गई, मुझे पता ही नहीं चला। वो डायरी पर उंगलियां फेरते हुए सर झुकाए कह रही थी। कहना मुश्किल था कि तैमूर अपनी नम नम होती पलकों पर ज़्यादा हैरान था ये सिदरा की बात पर। और मैंने आपकी खुद चाहता फसीलें गिराने की कोशिश शुरू की। इसने सर उठाकर इसे देखा। थैंक यू, तुम्हारी ये कोशिश मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। इसकी आवाज़ भीगी सी थी। मोमानी बहुत अच्छी हैं, मामू भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस उम्र में मामू और दादी दोनों को आपकी ज़रूरत है। आपको फ़ौरन सबके साथ ये फासले ख़त्म कर देने चाहिए। शुरुआत तुम्हारे साथ की तो है। इसका अंदाज़ बदला। कल से सबके साथ नीचे खाना खाइए और वक्त भी दें। सिदरा ने कसदन इसका बदला नज़रअंदाज करके संजीदगी से कहा, जो हुक्म। सिदरा ने डायरी वापस मेज़ पर रख दी। कई लम्हे दम साधे इनकी आवाज़ के मुंतज़िर मायूस से आगे बढ़ गए। कल दादी से सुन लेने के बाद भी आप जाने के फ़ैसले पर मुझे इतना गुस्सा आया था कि सोचा
इन्हें यहाँ आने की ज़हमत ना दूँ और हाँ कर दूँ। अब इतना भी ना डराओ, सारी उम्र तुम्हारे गुस्से से डरने के लिए वो मिर्चों वाला आमलेट काफ़ी है, कैंडी भी दी थी मैंने। इसने जताया। तैमूर धीरे से हंस पड़ा। मैं सुबह दादी के उठते ही इनसे कह दूँगा कि मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखाएँ और सिदरा के हमेशा यहाँ रहने का इंतज़ाम कर दें। ज़रा देर रुक कर इसने जैसे सरगोशी में कहा, बल्कि जल्द इस कमरे में पहुँचाने का इंतज़ाम कर दें। सिदरा के चेहरे पर फैलती सुर्खी बड़ी दिलचस्प थी। मैं जाऊँ? इसने पैरों की उँगलियाँ भींचकर कहा। तुम्हारा ये रूप, तैमूर ने इसके चेहरे के सामने इंगिश्त शहादत दायरे में घुमाते हुए कहा, पहली बार देखा है, और अगर मैं मज़ीद रुकी रही तो चेहरे का वो हाल होगा कि सुबह सब जान जाएंगे। इसने अपने गाल पर दोनों हाथ रख कर कहा, क्या जान जाएंगे? ये मगलूब और शर्मिली सिदरा इसके अंदर नए जज्बे जगा रही थी। इसने फिर वही शाकी नज़रें इस पर मरकूज़ की। मोमानी सब जानती हैं, वो समझ जाएंगी कि आपको अक्ल आ गई है। दादी के लिए मेरा चेहरा पढ़ना मुश्किल नहीं, कहीं वो इससे आने वाले रिश्ते की खुशी ना समझ लें। और मेरी 2 सहेलियाँ जो आपके फ़राक में ही घर आती हैं, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हैं। इंकशाफ ही इंकशाफ थे। तो सहेलियाँ दरअसल रकीब हैं और मोमानी सहेली। जी, सिदरा कुर्सी एक तरफ खिसका कर बाहर तरफ जाने के लिए बढ़ी थी। पहली सास बहू होंगी जो सहेलियाँ हैं। इसके बेख्तियार कहे जुमले पर सिदरा ने खुशगवार हैरत से इसे देखा। इसका तासर देखकर तैमूर को थोड़ा वक्त लगा समझने में। इसने पहली बार अपने और फरहाना के ताल्लुक़ को तस्लीम किया था। वो ऑकवर्ड महसूस करते हुए मुस्कुरा दिया। सच है, अक्सर हमारे और खुशियों के बीच की सबसे बड़ी दीवार हम खुद ही होते हैं। शबा बखैर। दरवाजे की तरफ जाते हुए सिदरा ने कहा, कल नाश्ते में मिर्चें तो नहीं होंगी ना? इसने पूछा। सिर्फ मीठा। बाहर निकलने से पहले सिदरा ने पलट कर कहा और बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियाँ फलांग गई। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।